आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय हो चुका है। पीएम मोदी ने भोपाल से 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। वैसे तो पीएम के एजेंडे में गांव, किसान, मुसलमान और यूसीसी भी शामिल हैं, लेकिन परिवार और भ्रष्टाचार मेन एजेंडा है। भोपाल में बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन चुन कर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति करने और अपने परिवार के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी। तो बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कथित परिवारवादी पार्टियों की सूची जारी की है। जरा वो सूची क्या है, विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देख लीजिए। क्योंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये अब एजेंडे सेट हो चुके हैं, बीजेपी की तरफ से एजेंडे सेट कर दिए गए। लेकिन जरा अब इन ग्राफिक्स के जरिए मुद्दों को भी देख लीजिए। और क्यों अब भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर पीएम मोदी ने सीधे तौर पर हमला किया और कह दिया कि देखिए, भ्रष्टाचारियों की अगर गारंटी चाहिए तो आपको ये तमाम लोग जो विपक्ष के नाम पर गोलबंद हो रहे हैं उन्हें देख लीजिए। अपने बेटे बेटियों को तो बीजेपी अगर बेटे बेटियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो विपक्ष के पास चले जाइए। अगर आपको इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई चाहिए तो बीजेपी के पास आइए, बीजेपी को वोट दीजिए। और ये वो तमाम नाम जिन्हें भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तमाम चीजों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने रखा। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का पूंजी घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है, जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है
भ्रष्टाचार की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि घोटाला विपक्ष की गारंटी है तो घोटालेबाजों पर कार्रवाई बीजेपी की गारंटी है। सभी दलों की क्या मंशा है, उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। आप देखिए कि गांव में कोई अपराधी जब अपनी जेल में सजा काटकर गांव में आता है तो उसे लेकर क्या रवैया रहता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंठा रहती है कि जेल कैसी होती है। जिनको खुद जेलने का डर होता है, अब पटना से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। तो भ्रष्टाचारियों पर और परिवारवादियों पर जोरदार हमला पीएम मोदी की तरफ से किया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कथित परिवारवादी पार्टियों की सूची भी जारी की है, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसे जारी करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा गया। उन्होंने अपील की कि अगर अपने बेटे बेटी पोते पोती नाते नातिन अपने परिवार के बच्चों का भला कीजिए तो वोट आपको भाजपा को देना होगा। तो अपने बेटे बेटी पोते नाती अपने परिवार के बच्चों का भला करना है। अगर आप भला करना चाहते हैं तो भाजपा को वोट दीजिए। बीजेपी के निशाने पर विपक्ष अमित मालवीय का यह ट्वीट, जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी हैं। तो विपक्षी दलों ने जिस तरीके से पीएम मोदी पर तानाशाही और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाकर पटना में बैठक की और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया, उसी तरह पीएम मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। दरअसल पीएम के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है। पटना में 15 दलों की बैठक हाल ही में हुई है। 23 जून को यह बैठक होती है। नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष की यह बैठक हुई। नीतीश विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पीएम ने इस बैठक को तमाम भ्रष्टाचारियों का गुट बताया है।
पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को कई मुद्दों पर एक एक करके घेरा, जिसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। कांग्रेस पर लाखों करोड़ों के घोटाले करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गिनाया गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, जिसका जिक्र पीएम ने किया। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, मनरेगा घोटाला, सबमरीन घोटाले के आरोप सामने आए। आरजेडी पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप पीएम मोदी की तरफ से लगाया गया। पीएम ने आरजेडी के इन घोटालों की सूची को एक एक करके सामने रखा, उसे गिनाया। तमिलनाडु के डीएमके पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, और उस आरोप का भी जिक्र यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री ने एक एक करके सभी दल के कारनामे गिनाए। विपक्ष पर भ्रष्टाचार की गारंटी शब्द से पलटवार किया। भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने की गारंटी की बात कही। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा एक तरीके से सेट कर दिया है, परिवारवाद, भ्रष्टाचारियों के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार करते हुए। पीएम ने भोपाल में यह बयान दिया, लेकिन बिहार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सुनिए किस तरीके से पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमला किया। मोदी जी ने जनता के बीच 24 के लड़ाई के एजेंडे को सामने ला दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष की पार्टियां जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पोषक हैं और जनता के शोषक हैं, और दूसरे ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। निश्चित तौर पर राफेल डील में हुए घोटाले की जांच होगी, और जिन्होंने कमीशन खाया है जेल जाएंगे। शारदा नायडू चिट फंड के घोटाले के आरोपी जो तमाम लोग भाजपा में हैं, उनमें तो एक मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, वो जेल जाएंगे। सैन्य सामग्री खरीद घोटाले, सेना का खाना खरीदने में भी घोटाला हुआ है, तो इसके जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे। तो बौखलाहट तो होगी, इनको पता है कि अब जेल जाने की बारी 24 के बाद शुरू हो रही है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सबको पता है कि आपके वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, या अन्य लोग हों, आपने इन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में शिष्टाचार का रूप दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा या वक्तव्य जुमलेबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं है। परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसे विषय पर बोलने का मोरल राइट बीजेपी के पास नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दाएं बाएं देख ले। इसके बाबत कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा ऐसे परिवारवाद, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ही होगा। तो एजेंडा सेट है, और जनता को मालूम है कि ऐसे नेताओं के साथ जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद की उपज हैं, क्या करना है। देखिए ना, 2024 के क्या मुद्दे होंगे ये देश की जनता ने तय किया है। प्रधानमंत्री जी बस उसके आवाज बने हैं, और प्रधानमंत्री जी को 2014 में जो मैंडेट मिला, देश की जनता ने जो प्यार दिया, वो भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था ना। तो पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर छपरा में बीजेपी ने जनसभा किया, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने बिहार सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। और उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के कांग्रेस में कहता है, अमेरिका के पार्लियामेंट में कहता है कि अगर लोकतंत्र देखना है तो भारत में जाकर देखो, हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की अगर कोई ऊंचाई है तो हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे शनिवार की बड़ा दुख होता है जब बेंगलोर के हवाई अड्डा पर हम लोग सब अंधे हैं। दिल्ली के हवाई अड्डा पर जब उतरते हैं तो क्या हम सब नेता और यहाँ की बिहार की जनता अंधी है क्या? मुंबई के हवाई अड्डा पर आपका बेटा और बेटी जाती है जो विदेश यात्रा करता है, हम सब अंधे हैं क्या? आपके आंख के सामने पिछले 40, 50, 60, 70 साल में बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनवा पाए, और आज जब प्रस्ताव बन करके तैयार है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन सकता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री वो फाइल लेकर के पिछले 3 साल से बैठे हुए हैं। बिहार की जनता चुप क्यों बैठी हुई है? कांग्रेस और ममता जी और डीएमके को छोड़ दीजिए तो सब सिंगल डिजिट वाले हैं। कितने एमपी? 15 400 एमपी हो गए होते, 15 में कितने हैं?
लालू जी के 0, महबूबा मुफ्ती के 0, किसी का 1, किसी का 2। अरे 0 मिल जाएंगे तब भी देश के हीरो नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सकते। 0 मिलकर 0 ही होने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लखीसराय आने वाले हैं और जिसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बेगूसराय में भी बीजेपी के कार्यकर्ता काफी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिहार सरकार और विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा। और बिहार में तो हम 40 की 40 लोकसभा की सीट जीते। अभी 29 तारीख को श्री अमित शाह जी लखीसराय आ रहे हैं। मैं बेगूसराय के लोगों से, आसपास के लोगों से अपील करूंगा कि रिकॉर्ड संख्या में बैठक में शामिल हों और जनता दलियों को बता दे, राजद को बता दे कि बिहार की जनता राजद, जदयू, कांग्रेस गठबंधन के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। कि मुलायम सिंह बिहार आए थे, चले गए। लालू जी यूपी आए, गए थे, लौट आए। तो ये विसंगतियों से भरा हुआ था। हम तो सबसे लड़ते ही हैं। एक नीतीश जी इस बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उसमें भी बेचारे कुमारे ही रह गए इस बार। तो वहीं शिक्षक बहाली संशोधन नियमावली को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर अभ्यर्थियों ने गलत बयान देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री ने डोमिसाइल मामले को लेकर गलत बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि डोमिसाइल खत्म होने से बाहरी सीटेट को मौका मिलेगा, जबकि बाहरी स्टूडेंट एसटीईटी वाले तो हैं ही नहीं। फिर मंत्री ने कैसे ये रिक्तियां भरने का बयान दे दिया, इसे लेकर अब नाराजगी खुलकर सामने आती हुई शिक्षा मंत्री ने गणित, विज्ञान और इंग्लिश विषय की रिक्तियों को भरे जाने को लेकर बयान दिया था। सीटीईटी पास सिर्फ प्राइमरी में ही बहाल होते हैं और ऐसे में प्राइमरी में बहाली के लिए मंत्री ने विषय की बात आखिर कैसे कर दी, क्योंकि प्राइमरी में विषयवार बहाली होती नहीं है। मंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम बिहार में शिक्षक बनने की जो अर्हता है, न्यूनतम योग्यता है, उसकी जानकारी का अभाव शायद आपको है, क्योंकि विज्ञान और गणित के शिक्षक बनने के लिए बिहार में एसटीटी पास होना जरूरी है। और सीटेट वाले यदि आप डोमिसाइल बाहरी बच्चों को आप मौका देते हैं तो बाहर के सीटेट वाले बच्चे आएंगे जो केवल 1 to 5 और 6 to 8 में बहाल किए जाएंगे। ये कहीं से भी विज्ञान और गणित और हिंदी अंग्रेजी के विषयों के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा मंत्री जी, आप बयान देते वक्त कम से कम इस बात को जान लें कि बिहार में शिक्षक बनने की क्या योग्यता है। आप हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ बयान देते आए हैं। कभी तो देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान आता है जिस पर नाराजगी जाहिर की गई। अभाव बताया गया कि उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर कौन से लोग कहां एप्लीकेंट हैं। आइए अब जरा आपको वो बयान भी सुनाते जिसमें शिक्षा मंत्री ने बयान देते हुए एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने हाजियों के मामले को लेकर सरकार को घेरा है। मीना के हाजियों के हालात को फोटो दिखाते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार उनके हालात के लिए जिम्मेवार है। बिहार सरकार हाजियों को भेजने के नाम पर दोगुना पैसा वसूलती है। एक हॉल में जहां 50 लोगों के रहने की जगह नहीं है, 150 औरतों को वहां रखा जाता है। पुरुषों का भी कमोबेश यही हाल है। सभी के परिजन मातम मना रहे हैं। हज के साथ खुद्दाम हुज्जाज भी भेजे जाते हैं और हज यात्रियों के मामले में हुकूमतें सियासत भी करती हैं खूब।
दुआया महफिलों का इनेकाद करती है, लगता है कि हुकूमत अपने पैसे से भेज रही है। लेकिन मीना में आज हाजियों का जो बुरा हाल है, कोई खबर लेने पर तैयार नहीं है। न सेंट्रल हज कमेटी है, न स्टेट हज कमेटी है। इस पर बड़ा एतराज है। और मीना में वकूफ़े मीना का मामला होता है अरफात की रवानगी से पहले, और वह वकूफ़े मीना में एक एक हॉल में जहां पर 50 आदमी की बमुश्किल रहने की गुंजाइश है, वहां पर 150 औरतों को धकेल दिया गया है। बिहार में बकरीद के मौके पर महीना पूरा होने से पहले वेतन जारी करने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री जी, बकरीद को देखते हुए आपने जो महीना पूरा होने के पहले ही तनख्वाह देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को जो आपने आदेश किया है, यह बहुत अच्छी बात है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति आप नहीं कीजिए। सिर्फ जो है अल्पसंख्यकों के लिए आपको याद आता है। बहुसंख्यक इस देश में है, इस बिहार में बहुसंख्यक भी हैं। होली दिवाली में आपको क्यों नहीं याद आता? कई बार ऐसे मौके आए हैं जब होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, बिहार सरकार ने पहले वेतन रिलीज किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है धर्म के नाम पर तनाव पैदा करके राजनीति करना, बरगलाना। खैर, ये लोग कुछ भी कह लें, बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की नीति हर किसी के साथ एक समान है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी पर्वों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म के पर्व त्योहारों में सरकार की जिम्मेवारी होती है कि पर्व त्योहारों में सरकार उनके वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये इनकी मानसिकता पर तरस आती है। में किसी भी धर्म के लोगों का पर्व हो, त्योहार हो, सबको समय से वेतन और भत्ता मिलता था। आज राज्य की सरकार यदि इस तरह वेतन और भत्ता का भुगतान किया है किसी समुदाय विशेष के लोगों को, इस पर हाई तवा मचाने की जरूरत क्या है? बिहार में कई जिलों में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पूर्णिया और छपरा में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं पटना और गोपालगंज में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।